तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख तथ्य, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम एवं एकमात्र और मध्य प्रदेश राज्य का गठन तथा विभाजन, इसके बारे में जाना था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जानना रोचक होगा कि मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा रहा, मध्य प्रदेश पर किन वंशों यानी कि किन राजाओं ने राज्य किया, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का प्रमुख योगदान क्या रहा, मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। और 1857 की क्रांति में जो मध्य प्रदेश के जो विद्रोही थे, मतलब एक प्रकार से जिन्होंने मध्य प्रदेश का मतलब क्रांति में शामिल हुए थे, वो कौन कौन से रहे। और साथ ही हम बात करेंगे आधुनिक काल में जो झंडा सत्याग्रह है उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और भोपाल आंदोलन, इनमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। साथ ही हम असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश के जो सिवनी जिला है वहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की इस दास्तान को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश यह राज्य भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। बात करें मध्य प्रदेश के प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक, सबसे पुराना काल। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के किनारे और गिरी कंदराओं में रहती थीं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, छनेरा, नेमाबार, मोजावड़ी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ा, हंडिया, कबरा, सिघनपुर, आदमगढ़, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर और सागर के स्थानों पर, मतलब इनके अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इस काल के मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियां भी जो कलात्मक अभिरुचियां हैं उनकी अभिव्यक्ति भी स्पष्ट की है और प्रकट की है। और सागर के निकट जो पहाड़ियां हैं उनसे प्राप्त शैलचित्र हैं वह इसके प्रमाण हैं। साथ ही जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भी हमारे जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जो कलात्मक प्रतिक्रिया हैं, जो प्रतियां हैं, उसका प्रमाण भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती हैं। तो ये होता है हमारा प्राचीन काल समाप्त। बात करते हैं मध्य प्रदेश का पाषाण एवं ताम्रकाल। अब देखिए, मध्य प्रदेश का पाषाण काल कब से माना जाता है, और आप ये मान लो कि और इसमें जो प्रमुख जनपद थे उनके क्या नाम थे, आइए इनको जान लेते हैं। तो सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्र काल के रूप में विकसित हुआ था। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण यानी कि पत्थर, ताम्र यानी कि तांबा, ताम्र काल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की सुरम्य घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यानी कि 2000 ईस्वी पूर्व यह सभ्यता फली फूली थी। यह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी, यानी कि मोहनजोदड़ो जो था और हड़प्पा सभ्यता थी उसी के समकालीन ही मानी जाती है। महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, नागदा, बरखेड़ा, एरड़ आदि इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त जो पुरा अवशेष हैं उससे इस सभ्यता के बारे में जो मतलब इनकी खुदाई हुई इन क्षेत्रों की, तो जो अवशेष थे उनसे ही हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन में मृद भांड यानी कि मिट्टी के भांड, धातु के बर्तन एवं औजार आदि मिले हैं। अब देखो, ये चीजें तो मिल गई, लेकिन अभी जो प्राचीन जो पाषाण जो ताम्रकाल था उसमें जो प्रमुख जनपद थी और उनके नए नाम कौन से हैं, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बता दूं उज्जैन है, तो उज्जैन तो नया नाम है, लेकिन उज्जैन का जो प्राचीन नाम था ये क्या था, ये जानना काफी ज्यादा रोचक हो जाता है। तो आइए जानते हैं बारी बारी से प्राचीन जनपद के नए जनपद यानी कि नया नाम। तो उज्जैन को आज कहा जाता है, नहीं, पहले उज्जैन को कहा जाता था अवंती। ग्वालियर को पहले कहा जाता था वत्स,
पहले ग्वालियर को क्या कहते थे? वत्स। खजुराहो यहाँ पर चेदी जनपद थी। जो 16 महाजनपद थी उनमें चेदी जो महाजनपद है वो खजुराहो में थी। निमाड़ यानी कि खंडवा में अनूप जनपद थी। विदिशा में दसाड़, दमोह में तुंडीकेर जनपद मानी जाती है। नरवर में नलवरपुर, ठीक है, नरवर में, नरवर यानी कि शिवपुरी, इसमें नलपुर, ठीक है, नलपुर। तो यहाँ पर हमारे प्राचीन जनपद के जो परिवर्तित नाम है वो समाप्त होते हैं। अब प्राचीन जनपद की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास कैसा रहा, कौन कौन से वंश आए, चंदेल वंश, गोंड वंश, बुंदेला वंश, बघेल वंश, सिंधिया वंश, इनका क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले चंदेल वंश से शुरू करते हैं। चंदेल वंश ने महोबा में शासन किया था। इस वंश का जो संस्थापक था वे थे नन्नुक, ठीक है, नन्नुक जो थे वह चंदेल वंश के संस्थापक थे। राजा धंगदेव के शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। जी हाँ दोस्तों, जो राजा धंगदेव थे उनके शासनकाल में जो चंदेल थे उन्होंने प्रतिहारों से अलग होकर, स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में जो पार्श्वनाथ है और विश्वनाथ है उसका निर्माण राजा धंगदेव ने ही करवाया था। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला दिया था। तो अंतिम जो चंदेलों का जो अंतिम शासक थे वो थे परमार्दी, और इन्हें किन्होंने हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने महोबा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब चंदेल वंश की तो बात हो गई है, अब बात करते हैं यादव वंश की। जी हाँ दोस्तों, गोंड राजवंश की। तो यादव राय ने गढ़ा यानी कि कटंगा में गोंड राजवंश की स्थापना की। गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह था। अकबर के समकालीन गोंड राजवंश की जो शासिका थी वो रानी दुर्गावती थी, और रानी दुर्गावती के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मुगल सेनापति जो आसफ खां थे उन्होंने रानी दुर्गावती को पराजित किया था, लेकिन रानी दुर्गावती जो थी वो एक वीरांगना थी। उन्होंने ऐसे झुके नहीं किसी के सामने, वो लड़ती रहीं, और ये गोंड राजवंश की सबसे प्रमुख शासिका मानी जाती हैं। साथ ही सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे गोंड राजवंश के वो कौन थे? संग्राम शाह। अब गोंड राजवंश की तो बात हो गई है, अब चलते हैं अपन बुंदेला वंश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, जो रुद्र प्रताप बुंदेला थे उन्होंने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, जो जहांगीर थे उन्होंने कहा वीर सिंह से कि अबुल फजल को मार दो, तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। इस वंश का प्रसिद्ध राजा छत्रसाल थे। जी हाँ दोस्तों, इस वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? वो थे छत्रसाल, और महाराजा छत्रसाल के बारे में आप लोग सुनते ही है, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया। लेकिन इसके बाद के साथ इन्होंने युद्ध किया, बाद में इनके मुगल दरबार में 4000 मनसब का पद इन्होंने प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जनता जो थी, जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यदि वो ये नहीं करते, तो इस वजह से अपने जन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने राज्य के लिए उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया था। बुंदेला वंश के शासनकाल में ओरछा में स्थापत्य कला युक्त भवनों एवं मंदिरों का निर्माण किया गया। जहां दोस्तों, तो बुंदेला वंश है, इन्होंने ओरछा में कई कलायुक्त भवनों और मंदिरों का निर्माण किया। साथ ही इन्होंने एक जलाशय का निर्माण भी किया। जी हाँ दोस्तों, और वह जलाशय है गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय। जी हाँ दोस्तों, जो बुंदेला राजवंश हृदय शाह है, इन्होंने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय है उसका निर्माण करवाया था। बुंदेला राजवंश है उसमें बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र
रामचंद्र जो जहांगीर है वो जहांगीर के समकालीन माना जाता है। अब बात करते हैं बुंदेला वंश की, तो बात हो गई। अब बात करते हैं बघेल राजवंश की और इसके बाद हम बात करेंगे सिंधिया वंश की। बघेल वंश का शासन रीवा में था, रीवा के भता में था। इसी वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में से जो संगीतज्ञ थे वो तानसेन को मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुला लिया था। अब देखिए, जो तानसेन थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि जो रीवा के शासक थे, जो बघेल वंश के शासक थे, ठीक है, राजा रामचंद्र, उनके दरबार में पहले काम करते थे तानसेन। लेकिन जो अकबर थे उनको अच्छे लगे तानसेन, तो उन्होंने मतलब तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। तो ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, 1569 में बघेल वंश है, इन्होंने मुगलों के प्रति मतलब मुगलों की जो अधीनता है उसको स्वीकार कर लिया था। बघेल राजवंश के वीर मानसिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें बघेल राजवंश के जो वीर मानसिंह थे उन्होंने हुमायूं की सहायता की थी। ये अब देखिए, बघेल राजवंश की बात हो गई है। अब बात करते हैं सिंधिया वंश की। तो ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया था। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। किन्होंने शाह आलम को मुक्त कराया था? महानदी, जो महादजी है, ठीक है, महानदी ने महादजी सिंधिया, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके जो मुगल शासक शाह आलम है इनको एक प्रकार से मुक्त कराया था। सिंधिया राजवंश की आरंभिक जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से शिफ्ट करके ग्वालियर को सिंधिया राजवंश की मतलब राजधानी बनाया था। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। और ये शाह आलम को किन्होंने मुक्त कराया? महादजी सिंधिया ने। ये दोनों फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में महादजी सिंधिया ने की थी। उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन जाट जो सरदार लोकेंद्र सिंह थे उनसे ग्वालियर के किले को जीता था। उस समय जो जाट सरदार थे लोकेंद्र सिंह, उनसे ग्वालियर के किले को सिंधिया वंश के जो संस्थापक थे महादजी सिंधिया, इन्होंने जीता था। महादजी सिंधिया ने मुगल शासक शाह आलम को कंपनी के अधिपत्य से मुक्त करा के दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया। तो ये बात हमने पहले ही इस बात पर चर्चा कर ली है। इस वंश के शासक दौलत राव सिंधिया ने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित कर दी थी। सिंधिया वंश के राजा जीबाजी राव ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया तथा वे संयुक्त संघ के राज प्रमुख बनाए गए थे। अब एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रश्न और बनते हैं। इस वंश के ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न और ग्वालियर दुर्ग को ही भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट दिमाग में रखना है। ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। बात करते हैं जो कि सिंधिया वंश है, इसकी स्थापना कब हुई, साथ ही जो सिंधिया वंश है इस मतलब जो इस समय और कौन कौन से वंश स्थापित हुए। तो दोस्तों, सिंधिया राजवंश की स्थापना हुई थी 1732 में। मालवा में ये सिंधिया राजवंश है, यह स्थापित हुआ था। तो अब देखिए, कुछ अन्य जो राजवंश हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। और इनकी बात इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि 1732 ईस्वी में ही मालवा में 5 राज्य स्थापित हुए थे। इंदौर में होलकर राजवंश, ग्वालियर में सिंधिया राजवंश, धार में आनंद राव पवार वंश, देवास की बड़ी पांति में तुकोजी वंश और देवास के छोटी पांति में जीबाजी वंश। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के एक साथ 5 राजवंश स्थापित हुए थे। अब ये तो हो गई प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक, पाषाण काल, मध्य इतिहास और मध्य इतिहास के कुल
कुछ मिला के मतलब जो प्रमुख वंश हैं उनकी बात हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही कौन से रहे, और यह जो 1857 की क्रांति है सबसे पहले विद्रोह कहाँ से उठा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच के छावनी से 1857 की क्रांति का विद्रोह है वह उठा था, जब सैनिकों ने 3 जून 1857 को अंग्रेजी बंगालों में आग लगा दी। जो अंग्रेजी बंगले थे, बंगालों नहीं, माफ कीजिएगा, 1857 में क्या हुआ, अंग्रेजी जो बंगले थे उनमें सैनिकों ने क्या किया, आग लगा दी। तो राज्य में जो तात्या टोपे थे, नाना साहब के प्रयत्नों से जो सैनिक हैं उन्होंने सैनिकों, किसानों और ग्रामीणों के मध्य क्रांति संदेश कमल और रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया था। तो सबसे पहले जो तात्या टोपे थे, नाना साहेब पानसे थे, मतलब नाना साहेब थे, और जो सैनिक वगैरह थे, इनके मतलब इन्होंने किस माध्यम से संदेश को पहुंचाया था, वो था कमल और रोटी। ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। शेख रमजान है उनके नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ था। तो शेख रमजान है उनके नेतृत्व में सागर की छावनी में विद्रोह हुआ था। गढ़ा मंडला में साकिर शाह यानी कि जो गोंड वंश के थे उन्होंने विद्रोह किया था। वहीं 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ था। इसी समय महू छावनी में शहादत खान ने उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को परास्त कर दिया था। महाराजा होलकर विद्रोहियों को सहायता दे रहे थे। ये बात दिमाग में रखनी है। जो इंदौर का जो होलकर जो राजवंश था उसमें जो होलकर थे वो अंग्रेजों को अंग्रेजों के खिलाफ थे और विद्रोहियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। मतलब जो भी विद्रोही थे उनको जैसे कि बंदूक चलाना, मतलब जो भी चीज़ें उस समय पे चाहिए, हथियार वगैरह, ये सभी चीज़ें होलकर जो राजा थे वो दे रहे थे। अच्छा, सहायता की तो बात हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं 1857 में कौन कौन से प्रमुख विद्रोही थे, क्योंकि हमें तो तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई, शेख रमजान, इन्हीं 3-4 नामों को याद है, यही 3-4, लेकिन और कौन कौन से प्रमुख विद्रोही थे और किन किन स्थानों से उन्होंने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले आते हैं शेख रमजान, जिन्होंने सागर से विद्रोह किया था। दूसरे हैं टांट्या भील ने खरगोन से विद्रोह किया था। तीसरे हैं शंकर शाह, इन्होंने गढ़ा मंडला से विद्रोह किया था। चौथे हैं राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने राघवगढ़ से विद्रोह किया था। पांचवें हैं नारायण सिंह, इन्होंने रायपुर से विद्रोह किया था। छठवें हैं शहादत खान, इन्होंने महू से विद्रोह किया था। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी और कालपी से विद्रोह किया था। इसके बाद है तात्या टोपे, जिन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर 3 जगह से विद्रोह किया था। इसके बाद है रानी अवंतीबाई, जिन्होंने रामगढ़ से विद्रोह किया था। रानी अवंतीबाई के बाद झलकारी बाई, इन्होंने झांसी से विद्रोह किया था। और ये झलकारी बाई ये कौन है, ये है लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका। साथ ही भीमा नायक हैं, इन्होंने मंडलेश्वर से विद्रोह किया था और मंडलेश्वर उज्जैन से। इसके बाद है गिरधारी बाई, इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह किया था और ये गिरधारी बाई थी, ये थी जो रानी अवंतीबाई है उनकी अंगरक्षिका। श्री बहादुर और देवी सिंह, इन्होंने मंडला से विद्रोह किया था। तो ये रही प्रमुख विद्रोही जिन्होंने 1857 में विभिन्न स्थानों से अपने विद्रोह को उज्जवल किया था और अपने विद्रोह को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा कई अन्य और फैक्ट भी हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे 1818 में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले ने किया था। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो विद्रोह हुआ था, एक प्रकार से विरुद्ध हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, वो 1818 में हुआ था। और किन्होंने किया था, अप्पाजी भोसले ने। अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु
जो अप्पाजी भोसले थे ये पराजित हो गए थे। अब 1818 के बाद ठीक 15 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, 1833 में रायगढ़ नरेश जो जुझारू सिंह है उनके पुत्र देवनाथ सिंह है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसके 9 साल बाद 1842 में नरसिंहपुर के जमींदार तिलहन शाह तथा हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इसके ठीक 15 साल बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नीमच छावनी में। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। नीमच छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। बात करते हैं अगले फैक्ट की, जो कि है कर्नल सीबी जो सोबर्स हैं, उन्होंने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया। 14 जून 1857 को, यानी कि ठीक 11 दिन बाद, ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में फिर सैनिकों ने फिर से विद्रोह कर दिया। फिर रानी दुर्गावती के जो वंशज हैं साकिर शाह और उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया था। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसके बाद 1 जुलाई 1857 को सैनिकों ने फिर से विद्रोह कर दिया। ये कहाँ हुआ था? मऊ छावनी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने मंदसौर में बलायती, देवाती और सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हुमायूं ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन किया। कर्नल ड्यूरेंट हैं और कर्नल स्टॉकटो, कैप्टन लुडवो और कोब, इन्होंने भोपाल की बेगम सिकंदर से सिकंदर ने शरण दी। इनको भोपाल की एक बेगम थी, उन्होंने क्या किया? शरण दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 को काली में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। तो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये 28 जून 1858 को काली में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। अब देखो, झांसी की रानी शहीद हो गई। अब इसके बाद तात्या टोपे का क्या हुआ? तो दोस्तों, जो तात्या टोपे थे, इनको जो सिंधिया के जो सामंत थे मान सिंह, देखिए होलकर राजवंश ने सहायता की थी, लेकिन जो सिंधिया के जो सामंत कौन थे? मान सिंह थे। इन्होंने धोखे से पकड़वा दिया था और तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ पे दी गई? शिवपुरी की जेल में। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 के विद्रोह में इन दो लोगों ने एक प्रकार से ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ठीक है, मानसिंह थे, उन्होंने और भोपाल की बेगम ने, ये इन्होंने दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये काफ़ी मतलब उस समय पे जो हमारे विद्रोही थे उनका मनोबल गिराने वाली बात थी। मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की जो रानी अवंतीबाई है, उन्होंने 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेनापति बार्डन के साथ युद्ध में पराजय होते देखकर जो अपनी अंगरक्षिका थी, उनकी जो गिरधारी बाई थी, उनकी कटार से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जो रानी अवंतीबाई थी, इन्होंने अपनी अंगरक्षा की जो अंगरक्षिका हैं उनकी कटार ली और आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब पराजय हो जाएगी, और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद जो अवंतीबाई हैं, उन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अवंतीबाई कौन कहलाती है? रामगढ़ की झांसी की रानी। तो रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक काल में जो सत्याग्रह हुए, जो कि 4-5 सत्याग्रह प्रमुख हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है झंडा सत्याग्रह। वर्ष 1922 में जबलपुर से प्रारंभ हुए झंडा सत्याग्रह को इसका जो निर्देशन है वह दिया था सर्वश्री देवदास गांधी। और देखिए कौन कौन ने इसका निर्देशन किया था? सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले
राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसका निर्देशन दिया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के लिए कारावास की कठोर सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः जो झंडा सत्याग्रह है इसका आयोजन किया गया। जब कौन कौन थे इस आयोजन में शामिल? सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद जैसी हस्तियों की जबलपुर में उपस्थिति है। उसके मध्य जो कंछोड़ी लाल हैं, बंसा लाल हैं और काशी प्रसाद हैं, इन्होंने टाउन हॉल पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया। तो एक बार फिर से 1923 मार्च में टाउन हॉल पर तिरंगा अप्रैल में लहराया गया था। मार्च 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने किया था। तो 3 लोग थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि लेखिका भी हैं, और डॉक्टर जो नाथूराम मोदी हैं, इन्होंने किया था। बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। तो जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। अब देखिए, झंडा सत्याग्रह की बात कर ली, नमक सत्याग्रह की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं जंगल सत्याग्रह की। जी हाँ दोस्तों, अब जंगल में सत्याग्रह कौन करेगा, आइए उसे जान लेते हैं। तो 1930 में सिवनी, टुरिया और जो छोड़ा डोंगरी है बैतूल के पास है, वहाँ के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था। वर्ष 1931 में, देखो 1930 में आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया, फिर उसके बाद वर्ष 1931 में छतरपुर क्षेत्र में जो चरण पादुका ग्राम है, वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक हुई, उस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 1931 में मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी एक शांति से वो बैठे थे, उस बैठक में पुलिस ने आंखें बंद करके गोलियां चला दी, जिसमें 6 स्वतंत्रता संग्रामी शहीद हो गए। यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। तो हमारा जो जलियांवाला बाग कांड है वो कहाँ पे घटित हुआ था? छतरपुर क्षेत्र के चरण पादुका गांव में। और यहाँ पे जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्रांति जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। इसलिए इस कांड को इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। गोली चलने का आदेश कर्नल फिशर ने दिया था, और ये जो आदेश दिया था ना, ये दिया था कर्नल फिशर ने। वर्ष 1939 में जबलपुर से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था और विनोबा जी प्रथम सत्याग्रही बने थे। पहले सत्याग्रही कौन बने थे? विनोबा। अब बात करते हैं वर्ष 1930 में जो जबलपुर में जो आंदोलन हुआ था, वही जो आंदोलन हुआ उसी को जंगल सत्याग्रह कहा गया, और यहीं से जबलपुर से ही जंगल सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अब बात कर लेते हैं भोपाल आंदोलन की। जी हाँ दोस्तों, ये भोपाल आंदोलन क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतें थीं वो भारत के संघ में मिल गई थीं, लेकिन वर्ष 1948 में जो दिल्ली में मध्य भारत के जो राजा थे उनके सम्मेलन में जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख बनाया गया था। वर्ष 48 और 49 के राजनीतिक आंदोलन के पश्चात जो भोपाल के नवाब हैं, उन्होंने भारतीय जो रियासत है उसको, भोपाल की जो रियासत है उसको भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा कर दी। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो भोपाल 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947 को। भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां मेंबर ऑफ प्रिंसेप का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन करके भोपाल को राजधानी है वह बनाया गया, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और एक नया राज्य बना जो कि छत्तीसगढ़ हुआ। अच्छा, भोपाल आंदोलन की तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा। तो असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में
पहुंचे जो अजमल खां हैं और कांग्रेसी थे, उनके सम्मान में जबलपुर जो नगर पालिका भवन है उस पर तिरंगा फहराने की जो रणनीति थी वह कांग्रेस ने बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत मध्य प्रदेश में वर्ष 1904 में हुई थी। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत रखी गई थी और प्रभाकर डुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया था। तो एमपी में जो असहयोग आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? प्रभाकर डुंडीराज ने। प्रभाकर डुंडीराज हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश का संपूर्ण जो संक्षिप्त इतिहास है उसकी आज हमने बात कर ली। आज हमने सबसे पहले प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, प्राचीन जनपद और उनके परिवर्तित नाम, मध्यकालीन इतिहास में हमने कुछ वंशों को जाना जिसमें चंदेल वंश, गोंड वंश, बुंदेला वंश, बघेल राजवंश, सिंधिया वंश और मालवा में जो 1732 में स्थापित हुए 5 वंश थे, होलकर, सिंधिया, आनंदराव, तुकोजी, जीवाजी, इन सभी राजवंश के बारे में हमने जाना। साथ ही हमने 1857 की जो क्रांति थी उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा इसके बारे में भी हमने बात की और इस क्रांति के जो प्रमुख विद्रोही थे वो और उन्होंने किस किस स्थान से विद्रोह किया था इस बारे में भी हमने बात कर ली। साथ ही दोस्तों इसके बाद आधुनिक काल में झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और भोपाल आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में हमने बात की। तो इसी के साथ जो मध्य प्रदेश है इसका संक्षिप्त इतिहास समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।